इसके चैप्टर 5 के अंदर उन्होंने कवर किया हुआ है। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा होता है क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम वगैरह की चीज़ें जो हैं ये उसूली तौर पे जो आपका पहला क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स होता है थर्ड ईयर में, उसमें कवर हो जाती हैं। मैंने पिछली दफ़ा कुछ चीज़ें कवर कर पाया मैं, लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप एक नॉर्मल कोर्स के हिस्से में पढ़ रहे होते हैं वो आप ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं, और जब आप जस्ट एक सप्लीमेंट्री के तौर पर बस पढ़ रहे होते हैं, बस ठीक है ये आपने नहीं पढ़ा तो बस जल्दी से इसको समझ लो, तो उसमें आप जितने डिटेल में आप नहीं जा पाते हैं। तो मेरे कुछ क्वांटम मैकेनिक्स में जो पिछले साल मैंने कोर्स पढ़ाया था, वो कि वो क्वांटम मैकेनिक्स 2 था, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा स्पिन वगैरह के हवाले से आया था, तो फिर उन्होंने मुझसे यही कहा कि हमें नहीं मालूम है ये वो, तो फिर मुझे चैप्टर 5 से को दोबारा जो है वो गो थ्रू होना पड़ा। मैं बहुत डिटेल में तो शायद नहीं जा सका था, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत आइडिया मैंने, मेरा ख्याल है, मैं आई एम नॉट श्योर स्टूडेंट ने कितना समझा, मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ उनको आइडिया दिया था, तो वो कुछ लेक्चर्स मौजूद हैं। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ही कुछ स्पेसिफिक चीज़ पूछना चाहें तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बात, दूसरी बात जो मैं आपसे बार बार मैंने ग्रुप के जो मैसेजेस उसमें मैंने पूछा कि क्या आपके पास जो ग्रुप रिप्रेजेंटेशन है उसका कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, क्योंकि देखिए जब तक कि ये आइडियाज़ क्लियर नहीं होंगे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो आपने जो ग्रुप थ्योरी पढ़ी है मैथमेटिकल फिजिक्स में, उसमें आपको रिप्रेजेंटेशन का आइडिया हुआ कि आप एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि बेसिकली हम ग्रुप को रिप्रेजेंट क्या कर रहे होते हैं, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बेसिकली किसी फॉर्म में हम उनको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो एक से ज़्यादा तरीके की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन सम पैरामीटर्स। तो उसका कोई कॉन्सेप्ट है आपके पास, ग्रुप थ्योरी में आपने सीखा हो? सर इतना अच्छा तरीके से तो कॉन्सेप्ट नहीं है सर, बस नहीं, हल्का फुल्का सा है। ये चलो हल्का बोलते हैं, लेकिन कुछ समझ में आया है कि ग्रुप रिप्रेजेंटेशन क्या चीज़ होती है, ये समझ में आया है? सर वो ग्रुप प्रेजेंटेशन में वो रोटेशन वगैरह रिफ्लेक्शन वगैरह वो समझ में आया सर। नहीं नहीं नहीं, वो तो देखो ऑपरेशंस हैं। मिसाल के तौर पे आपसे ये कहा जाए कि ये जो आप सारे ऑपरेशन कर रहे हैं इन्हें आप मैथमेटिकली तौर पे रिप्रेजेंट करें, तो आप कैसे करेंगे, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। उसका क्या तरीक़ाकार होता है? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हम जो कह रहे हैं ये पार्टिकल है, फला ये है, फला है, फॉर एग्जांपल आप रिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे, या आप अगर ट्रांसलेशन देखना चाह रहे हैं, या आप कोई और चार्ज कॉन्जुगेशन ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो आप मैथमेटिकली तौर पे वो कैसे लगाएंगे? उसके लिए बहुत ज़रूरी है ना कि आपके पास इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हों कि आप उसकी फिर रिप्रेजेंट। हाँ सर कहीं। ने टेबल बनवाना सिखाया था, ठीक उसमें है, सर ने रोटेशन और रिफ्लेक्शन ही बताया था। वो ठीक है, वो जो आप टेबल की बात कर रही हैं वो तो कहलाता है, जिसको हम कहते हैं हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल कहलाता है। उसमें तो आपने ऑपरेशन किया, आपने कहा लेट से R1 के बाद अगर आप R2 लगाएं तो लेट से R3 आता है एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें बन गई। ये तो उसका कैरेक्टर टेबल हो गया, फाइन, अच्छी चीज़ है, वो तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे देती है। बस सर अभी तक वहां तक ही पहुंचे हैं, कैरेक्टर टेबल तक ही। अच्छा, पता नहीं यार, चलो तो एक मिनट। अच्छा, ये कह रहा है कि मैं इसको मिनिमाइज़ नहीं कर सकता जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और मुझे वो खोलना है वन नोट। ओके, लेट्स सी। आपने फिर वो एलेक्स फेलोनी के लेक्चर्स भी नहीं पढ़ देखने की कोशिश की? उस बेचारे ने एक बेसिक आइडिया इस तरह की चीज़ों का दे दिया है, लेकिन आपने उसको देखने की कोशिश नहीं की। वो बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। लेट मी गेट देम, किधर हैं वो? तो उसको देख तो रहे हैं सर, लेकिन उसकी जो इंग्लिश है वो बहुत फास्ट है सर, अरे तो कुछ यार भी जो मिस हो जाता है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, पूछिए सलमान।
पूछिए। सर ये डेराफ वाली बुक तो सही है, मगर सर इसके वर्ड्स इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि ना डिक्शनरी में मिलते हैं ना ऑनलाइन कौन डिक्शनरी से में वाले? मिलते हैं सर। कौन से? सर ये जो हमारी जो बुक है सर, ये पार्टिकल फिजिक्स वाली जो बुक है। क्या है पार्टिकल फिजिक्स वाली? सर इसमें इसके जो वर्ड्स हैं सर वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है सर, इसकी मीनिंग मिलती नहीं है ना सिंपल डिक्शनरी में ना ऑनलाइन। नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसी बात ना करो। देखो, ये किताब क्योंकि सर पढ़वाने हमने का। बहुत से ऐसे देखे वर्ड वहाँ मीनिंग कुछ और पर। नहीं नहीं, देखो असल में पता क्या है, हमारे यहाँ एक एक ज़माने में छोटी क्लासेस में रीडिंग का कॉन्सेप्ट होता था, अब पता नहीं है कि नहीं है। होता ये है कि रीडिंग करा के एक ज़माने में हमारे जो टीचर्स थे ना, वो समझाया करते थे। जब मैं छोटा था तो मेरे बैग में लाजमी तौर पे स्कूल ने कहा हुआ था कि एक छोटी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की होती थी, तो वो कभी कोई चीज़ होती थी तो हमने देख ली, तो और फिर टीचर का काम भी ये होता था कि वो उसको समझाए। आप लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हुई है भाई कि आप लोगों को किताब पढ़नी नहीं आती है। अनफॉर्चुनेटली आप तो उसको नहीं, यकीनी तौर पर जिन लोगों ने आपको शुरू से पढ़ाया है ये उनके साथ मसाइल हैं। अब आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपको आपको परेशानी हो रही है, आप ज़बान से वाकिफ़ नहीं हैं। इवन आप लोगों को किसी ने कुछ ढंग से उर्दू की किताब भी कोई ढंग से नहीं पढ़वाई होंगी, तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने उर्दू लिटरेचर पढ़ा हुआ हो? मेरे ख्याल से मुझे खुशगवार हैरत होगी कि आप में से कोई ये कहे कि आपने वो जो उर्दू क्लासिक शायरी या उर्दू लिटरेचर जो प्रोज़ है वो आप लोगों ने पढ़ी भी हो। आई वॉज़ लकी कि जब जब इंटर किया और इंटर के बाद यूनिवर्सिटी के आने तक मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स और उर्दू क्लासिक शायरी मैंने सारी पढ़ डाली थी। और घर में किताबें थीं और ये सब चीज़ें पढ़ते पढ़ते तो उर्दू भी ठीक हुई और फिर उससे पहले कुछ हमने ज़रा सी अंग्रेज़ी भी आगे पीछे कर ली थी। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि अंग्रेज़ी दुरुस्त नहीं है। और वो चूँकि देखिए आप एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं अंग्रेज़ी में या किसी भी ज़बान में, एक वर्ड कई तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, तो वो आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। तो ये सीखें, ये काम आएगा, वरना ये डिग्रियाँ लेके आप घूमेंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। एनीवे, जो मैं रिप्रेजेंटेशंस की बात कर रहा हूँ आपसे, अगर आप थोड़ा सा देखिए, अपने कानों को उस लहजे से फेमिलराइज़ कराएं। मुझे नहीं मालूम, पहले स्कूलों में हमसे कहा जाता था या मेरे वालिद कहते थे कि जैसे उस ज़माने में पीटीवी होता था तो 7 बजे इंग्लिश की ख़बरें आती थी वो सुनो, या बीबीसी की न्यूज़ आया करती थी वो कहते थे वो सुनो, क्योंकि लिसनिंग एबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मूवीज़ हैं, हम बस हम लोग ये देखते हैं कि वो मुक्के लग रहे हैं, वो कलाबाजियाँ हो रही हैं, गिर रहे हैं लोग, तो उसको देख के हंस रहे हैं। वो जो साथ में डायलॉग बोले जा रहे हैं वो आप सुने, तो आपको सुन के जब आप वो डायलॉग सुनेंगे फिर आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, यकीनी तौर पे अभी आपका इतनी एक्सपोजर नहीं है, तो इस वजह से आपको इंग्लिश सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप सुने। और एक बहुत अच्छा अमेरिकन चैनल है जो कहलाता है NPR, नेशनल पब्लिक रेडियो। मैं आपको मशवरा दूंगा कि वो सुने। वो वो आपको लाइव तो नहीं मिलेगा यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन उसकी रिकॉर्डेड न्यूज़ होती हैं वो मिल जाएंगी। वो बहुत मज़े मज़े की न्यूज़ होती हैं और वो बहुत ही ख़ासतौर पे अमेरिकन जो इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत फास्ट से बोल जाते हैं। अगर आप फेमिलियर नहीं हैं उससे तो आपको प्रॉब्लम होगी सुनने में, लेकिन आप NPR को सुनिए, बहुत ही स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलते हैं। और वो जो चीज़ बोल रहे होते हैं वो रिपोर्ट छपी हुई भी आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। अगर आपको कोई वर्ड समझ में ना आए तो आप वहाँ से उसको देखें और उसके माने देख लें। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आप अपनी लिसनिंग एबिलिटीज़ पूरी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको लिसनिंग एबिलिटी आप पैदा नहीं करेंगे तो ये यूट्यूब आपके लिए बेकार हो जाएगा। जब इतनी ज़बरदस्त सोर्स है, मैं अक्सर कभी कोई चीज़ मुझे फंसती है या मैं कुछ सुनना चाह रहा होता हूँ तो दुनिया में कहीं इतनी ज़बरदस्त मीटिंग्स हो रही हैं। अभी जैसे आजकल ICTP में वहाँ वजह सलाम का जो इंस्टीट्यूट है वो आजकल वहाँ पर पार्टिकल फिजिक्स का स्कूल चल रहा है। वो मुझे एक पुराने स्टूडेंट ने मुझे लिंक भेजा इस्लामाबाद से, तो अब वो मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन अब वो जो इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है तरह तरह के लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, इटालियन का इंग्लिश बोलने का स्टाइल अलग है, वो अलग है। थोड़ा सा आप ज़बान के साथ फेमिलियर हो जाएं तो फिर आपके मसले हल होंगे। फिज़िक्स के साथ साथ ज़बान को भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप को ज़बान पे ग्रिप नहीं है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ओके, लेट्स
गेट बैक टू फिज़िक्स। देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मुझे इत्तेफाक है कि साहब ने बताया कि ये चार्ल्स कॉलोनी के, मैं आपके साथ इसके जो उसके लेक्चर्स हैं वो किसी ने लेक्चर नोट्स टाइप कर दिए हैं तो वो मौजूद हैं, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ कि व्हाट आई रियली मीन के रिप्रेजेंटेशंस का मतलब क्या होता है। अगर आपको समझ आएगा तो फिर आप बहुत सारे मसले के हल होंगे। देखिए यही चीज़ें हैं जो आपने ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्रुप रिप्रेजेंटेशंस की हम बात कर रहे हैं। ये वही इसके एलेक्स कॉलोनी के ही जो है लेक्चर्स हैं, किसी ने कंपाइल कर दिए हैं, टाइप फॉर्म में ले आए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ये तो वो सारी चीज़ें जिससे आप जानते हैं। अच्छा, अब ये वो एग्ज़ाम्पल है जो कि उसने वहाँ पे बोर्ड पे उसने दी हुई है। अच्छा, अब इसमें देखिए हो क्या रहा है, सिंपल आपको मालूम है कि एक एक स्क्वायर है, उसमें आपने ए बी सी डी आपने उसको जस्ट लेबल कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसको उसके साथ डील करने के कई तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि आप उसको जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ कि ये यहाँ करना क्या चाह रहा है, क्योंकि शायद फिर मैं उस तरफ आऊँगा कि जो मैं आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन निकालना सिखाऊँ। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए ये आपके सामने ये इसका वन नोट का स्क्रीन आ रहा है आपके सामने। जी सर आ रहा है। अच्छा, देखिए ये जो इब्तिदाई फॉर्म है हमने उसको आइडेंटिटी कह दिया, ठीक है, बिकॉज वी आर डूइंग नथिंग। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि यू आर परफॉर्मिंग नो ऑपरेशन, ठीक है, इट्स रिमेन देयर। फिर फर्ज करें कि आपने कहा कि लेट्स से कि आपने इसको 90 डिग्रीज पर घुमाया, तो अब क्या होगा, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया और ये डी यहाँ आ गया, ठीक है। आप इसे लेट्स से R1 कह दें, ठीक है। R1 मीन्स रोटेशन, वन रोटेशन फॉर एग्जांपल। फिर आपने इसको एक दफ़ा और घुमाया, इसको ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया और ये डी यहाँ आ गया, ठीक है। लेट्स कॉल इट R2, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करें कि इसको फिर रोटेट कराएं, तो ये ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया और ये डी यहाँ आ गया, ठीक है। आपने इसको R3 कह दिया। अभी फ़र्ज़ करें कि हम सिर्फ रोटेशन में ही अपने आप को वो रख रहे हैं, वरना आप जानते हैं कि इसके अंदर रिफ्लेक्शन भी मुमकिन है। आप ये एक प्लेन ले लें, यानी कि अगर आप ये प्लेन ले लें तो ये चीज़ आप आपस में जो इंटरचेंज की जा सकती है एंड सो ऑन। अभी लेकिन हम सिर्फ रोटेशन के ऊपर रख रहे हैं, इसलिए मैंने इनको R1, R2 और R3 का है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक दफ़ा और दोबारा इसको रोटेट करूँगा तो एग्जैक्टली वहाँ चला जाएगा। अब ये ऑपरेशंस हैं हमने जो किए, राइट। R1, R2, R3 ये ऑपरेटर्स हैं, राइट। या ये कहिए कि हमने ये कह दिया कि हमने इसको रोटेट कराया, लेकिन मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, कैसे इस पूरे प्रोसेस को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमें मालूम है कि ये जो सारी ऑपरेटर्स हैं, ये आपको मालूम है कि ये C4V ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो इनके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। वो एलिमेंट्स हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें। अच्छा, वो जो एलिमेंट्स होंगे वो ही मिल के आगे जो है ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, अब क्या किया जाता है कि हम कुछ चीज़ों को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। लेट्स से जैसे कि ये डूइंग नथिंग, हम कुछ नहीं कर रहे, तो उस कुछ नहीं करने को हम क्या करेंगे कि हमने कहा लेट्स से मैं इसको यहाँ से इसको रेस करूँ और इसको मैं बाद में लिखता हूँ, पहले मैं इसको लिखूँ, क्योंकि ये जो R1 है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से A1। अच्छा, ये हम चूँकि चार आप इसको 3 ऑपरेशन ले लें फ़िलहाल, क्योंकि अभी हम रिफ्लेक्शन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमने कहा 1 0 0, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से जो R2 है
उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, 0 1 1 0, ठीक है। और तीसरे को हम लिख सकते हैं 0 0 1, ठीक है। तो ये एक तरह के, आप अगर गौर करें, ये बेसिस वेक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब और चलिए, अब जो आइडेंटिटी होगा डूइंग नथिंग, वो क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिस वेक्टर्स हैं, ये ऑपरेशन थे, ये बेसिस वेक्टर्स हैं, जो बेसिस वेक्टर्स मिलके ये सारी चीज़ें बनाएंगे। और आपको पता है वेक्टर्स को हम मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि हम अगर फर्दर इसकी ये जो हमने सारा काम किया है, ये जो तीनों हम ऑपरेशन किए, जो हमने यहाँ पर हम दिखाएं, इसको हम क्लियरली दिखाना चाहें मैथमेटिकली, तो क्या होगा। देखिए, ये तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, जिसको हमने ई कह दिया। अब हम R1 को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखें। देखिए, ये तो हो गए बेसिस वेक्टर्स, हमने कह दिया कि जो ये जो तीन फॉर्म्स हैं उनको हमने इस तरीके से कह दिया है। अब इनकी हम मैथमेटिकल फॉर्म ऐसे बनाएंगे, ये ज़रा इसको ज़रा देखिएगा कि, और ये जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से चैप्टर 4 का जो पहला या दूसरा क्वेश्चन है, उसमें उसने इसी तरह की चीज़ें पूछी हैं। अब आप ये ज़रा गौर करें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जब हमने रोटेट कराया तो ए बी की जगह गया, ठीक है, और जो यहाँ ए बी की जगह गया, बी सी की जगह आ गया, सी डी की जगह गया, और जो था जो है डी ए की जगह पर जो चला गया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? सर ये जो हमारे पास स्फीयर होते हैं इसके अंदर हम 4 रोटेशन कर सकते हैं, तो 4x4 मैट्रिक्स नहीं आएगा? हाँ, वही मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि 4 रोटेशन हम कैसे करेंगे। देखो ना, ये इसके बाद तो हम दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। एक सेकंड मुझे रुको, बहुत दिन हो गए हैं, मैं इसकी थोड़ा सा रिकॉल कर लूँ अपने आप को। मेरे ख्याल से 4 ले लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम हर पॉइंट के लिए हम एक ले रहे हैं। 4 ले लेंगे तो जी सर। मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो। इसकी वजह ये है क्योंकि ए, ओके, बी सी डी, हाँ, ये सही कह रहे हैं। इसको हम बेहतर है कि 4 ले लें, उससे मैं आपको बताता हूँ उससे क्या फ़ायदा होगा। और ये यहाँ पे 0 0 0 1, क्योंकि ये 4 कॉर्नर्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जिसके साथ हम क्या करने वाले हैं। और इसको मैं इरेज करूँ, एक सेकेंड, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि ये जो हम रोटेशन 1 दिखाना चाह रहे हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में या मैथमेटिकली तौर पे कैसे दिखाएंगे। यहाँ हुआ क्या कि ए गया बी की जगह पे, और बी गया है सी की जगह पे। तो देखिए, हमने ये कहा हुआ है कि ये ए की पोजीशन है, ये बी की पोजीशन है, ये सी की पोजीशन है, और ये डी की पोजीशन है, ठीक है। इसको इस चीज़ से थोड़ा सा अलहदा रखें, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। अच्छा, अब क्या हुआ, ए बी की जगह पे गया, ऐसे ही हुआ। तो बी क्या है, बी ये है 0 1 0 0, समझ आई? यस सर। ठीक है। और बकिया चीज़ें, अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या हुआ है, एक मिनट यार, ये थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं बच रही है मेरे पास, जिसको छोटा करके लिखना पड़ेगा। अच्छा देखो, ए गया बी की जगह पे, और बी कहाँ गया, सी की जगह पे। और सी क्या था, सी ये है 0
010। अच्छा, और जो सी है वो कहाँ गया? वो गया डी की जगह पे, तो 0001। और डी कहाँ गया? डी गया ए की जगह पे, तो ये ए यहाँ आ गया 1001। ये बात समझ में आई आपको? तो ये जो हम ऑपरेशन कर रहे थे, ठीक है। सर हाँ, सर पूछें। डी डी ए की जगह नहीं आएगा पहले वाले में, नहीं R1 में? नहीं, देखो देखो, एक ए किस जगह गया है? सर डायग्राम में देखो तो डी की जगह। नहीं, देखो ए किधर गया है? ए बी की जगह गया है ना, यस सर। तो वो यहाँ आ तो गया। सर मतलब बी में हमने 1000 लिखना चाहिए था। नहीं, देखो, ये ऐसा हो रहा है कि ए गया है बी की तरफ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए गोज टू बी, ठीक है। सर हाँ हाँ, सर जो हमने मैट्रिक्स लिखे है सर, यहाँ पर आपने ए की बजाय बी को लेकर आए हो। देखो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, देखो मैं तो बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। पहले ये ज़रा यस मैं सर। ये लिख लूँ, ए बी सी, और यहाँ डी डी गोज टू ए। देखो ये पहला कॉलम है उसका जो भी ए पे आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि ए कहाँ पे गया? ए चला गया बी पे, तो ये वाला कॉलम जो है वो फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? देखो मेरा मकसद कहने का ये है कि जब हम इन चारों को मिला रहे हैं ना, इसको 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 इसको, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, जो कि ये देखो, ये ए हो गया, ये ए का स्लॉट है, ये बी का स्लॉट है, सर ये सी का है, और ये डी का। जी जी पूछिए। सर लास्ट वाले में 2 दफा 1 आ रहा है। हाँ सॉरी, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई होगी, मैं इसको ठीक करता हूँ। ये एक दफ़ा मैं इसको दोबारा देख लूँ। देखिए ए गया बी की जगह पे, ठीक है। तो अब ये पहले स्लॉट में वो आ जाएगा जो कि बी पर है, बी ये है, ठीक है। बी चला गया सी पे, तो जो सी था वो यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, सर फिर क्या हुआ? जो सी चला गया डी पे। हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर फॉर एग्जांपल R1 को हम ए बी सी डी पहले वो नंबरिंग अल्फाबेटिकल नंबरिंग दे दे, फिर क्या होगा? क्या? मैं समझा नहीं, आपने क्या कहा? सर जो R1 है ना, हाँ हाँ मतलब पहले जैसे आपने आइडेंटिटी के लिए ए बी सी डी लिखा है, सही है सर? हाँ, फिर सर R1 के लिए आप ए बी सी डी लिख के फिर आई थिंक मैं समझा नहीं। देखो मैंने तो ये सर कहा कि जब मैं इसको रोटेशन 1 दे रहा हूँ, तो ए गोज टू बी, और यस बी सर। गोज टू सी, और सी गोज टू डी, एंड डी गोज टू ए। ये हो रहा है ना? तो सर यहाँ पर ए तो डी की बजाय डी की जगह पे दिया हुआ है ना? देखो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जो ए है ना, अब ये पहला वाला कॉलम जो है वो ए से रिलेटेड है ना। ए कहाँ चला गया? यस बी सर। बी पे चला गया, तो वो तुमने यहाँ पे लिख दिया। समझ रहे हो? और उसके बाद क्या हुआ कि बी कहाँ चला गया? बी चला गया सी की जगह पे, तो तुमने यहाँ पे ये ये लिख दिया। सी कहाँ चला गया? डी की जगह पे, तो यहाँ आ गया। और डी कहाँ चला गया? ए की जगह पे, तो वो यहाँ आ गया। ये मतलब है इसका। मतलब आपके पास सर क्या सोचना कोई पड़ेगा। डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है? सर जो फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी के कॉलम को हमने ए बी सी डी का नाम दिया है, सही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। सर R1 को ए बी सी डी का नाम अगर दे फिर समझ में आएगा। R1 को हम क्या करें? ए बी सी डी का नाम देना कॉलम को, कि ए कहाँ गया बी कहाँ गया। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि देखो ये था, ये वाला कॉलम, यानी कि ए कहाँ, देखो ए चला गया, यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये उठ के इधर आ जाए, ये तुम कहना चाह रहे हो। क्योंकि देखो ए डी अब क्या बन गया है? डी दरअसल ए बन गया। इसको इस तरह समझ लो कि जो ए था, जो ये वाली जो जगह थी यहाँ पर,
राइट। तो अब वो मेरा अपना ख्याल तो ये है कि ये ऐसा होना चाहिए। मैं एक मिनट इसके अंदर क्या नाम है 4th चैप्टर का भी मैं देख लूँ कि इसने मेरे ख्याल सर से ऐसी कोई एग्जांपल दी हुई। हाँ सर पूछिए। मुझे लगता है ना कि जो फिगर हमने R1 जो रोटेशन लिया है, सही है सर? हाँ हाँ तो अगर देखा जाए तो डी की बजाय ए आया हुआ, ए की बजाय डी आया हुआ है, सही है सर? मतलब फर्स्ट कॉलम को हमने 0 0 0 1 लिखना चाहिए। 0 0 1 0 0 0 1 मतलब डी ए की बजाय आया हुआ है ना। अच्छा एक सेकंड रुक लो। मुझे बात समझ में आ रही है। एक मिनट मुझे सोच लेने दो ज़रा कि हम इसको ऐसे लिख लें तो क्या होगा। मतलब कॉलम 1 को डी का नाम देना चाहिए हमको, हम्म, बी को ए, ठीक है सी को बी। ठीक है ऐसा कर ये लेते सर। हैं। और वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। बेसिकली हम अगर देखो यस ये सर। सारे जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो आफ्टर ऑल उसको जो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन जो है उसको उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि वो जो हमारे पास कैरेक्टर टेबल है वो अगर सेटिस्फाई होगा तो वो ठीक होगा। हम एक काम कर लेते हैं ना। एक काम ये करते हैं कि चलो इसको यहाँ से हम जो है मिटाते हैं और ऐसा कर लेते हैं जो कि ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है। कि हमने कहा कि भाई ए कहाँ चला गया। ए चला गया बी पे। आप ये कह रहे हैं ना कि मैं इसको ये कर लूँ ए चला गया बी की जगह पे, ठीक है। तो ये ज़ीरो सॉरी ये आ 1 जाएगा। 1 हाँ ट्रिपल 0। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि ये 1 0 0 0 आ गया, ठीक है। और और बी चला गया सी की जगह पे तो ये 0 1 0 0। और जो वो था क्या कहलाते हैं डी कहाँ चला गया ए की जगह पे, ठीक है ना। एक सेकंड यस सर। हम कुछ मिस कर गए। ये ए आ गया ये बी आ गया तो अब यहाँ पे अब सी सी आना लिखते हैं। चाहिए। सी क्या यस है सर। सी है 0 0 1 0, ठीक है। और फिर डी चला यस गया ए की जगह पे तो वो 0 0 0 1 ये इस तरह हो गया, ठीक है। सो सही है। सो दिस इज R1, ठीक है। ओके अब इसी तरीके से आप मुख्तलिफ जो R2 है मिसाल के तौर पे आप वो भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे। वो ऐसे निकालेंगे कि जैसे कि R2 में क्या हो रहा है कि ए की जगह पर सी आ गया है तो सी दरअसल क्या है सी है 0 0 1 0, ठीक है ऐसा ही है ना। ओके और राइट तो और मैं यहाँ करूँ और यहाँ पर ये आ डी बी को। गया और बी की जगह पे डी आ गया सॉरी। और जो डी है वो बी की जगह पे आ गया है और डी क्या है वो 0 0 और ये यहाँ पे 1 है, ठीक है। अच्छा और उसके बाद ए कहाँ ए चला गया ए चला गया सी पे तो 1 0 0 0 और बी चला गया डी के ऊपर तो वो हो गया आपका 0 1 0 0, ठीक है ठीक है। अब ये यस R2 सर। यस। इसी तरह R3 आप कैसे बना सकते हैं। R3 में आप देखें क्या हो रहा है कि ए की जगह पर आ गया है डी, ऐसा ही है ना। यस नो यस सर। ए की जगह पे बी आ गया है तो ए की जगह पे बी 0 1 0 0 और बी की जगह पे सी आ गया है। सी क्या चीज़ है 0 0 1 0 और ए बी सी ये तीसरी पोजीशन पे क्या आ गया है डी आ गया है तो 0 0 0 1 और ए चला गया है यहाँ पे तो 1 0 0 0, ठीक है। ये हमने ये जो हम सारा काम कर रहे थे। अच्छा अब इसकी जस्टिफिकेशन हमें देखनी पड़ेगी। ये तो हमने कह दिया हमने कहा चले हम ये कर रहे हैं। अब आपको ये देखने के लिए कि वाक़तन ये काम करता है कि नहीं करता आप इनमें से कोई भी एक ऑपरेटर उठाइए, ठीक है। और वो आप इसके ऊपर लगा के देख सकते हैं। ये जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उससे एग्जैक्टली जो है वो ये सिचुएशन आपके पास जो है वो बन जाएगी। एनीवे मैं आपको एक होमवर्क जो है वो जो है दे सकता हूँ क्योंकि देखिए ये तो R3 ये हमने 3 रोटेशन मैट्रिसेस बना लिए, ठीक है।
बिल्कुल इसी तरीके से आप रिफ्लेक्शन के लिए भी आप जो है वो मैट्रिसेस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें आप एक प्लेन इस तरह से आप ले लें तो उससे क्या होगा, डी सी ऊपर चले जाएंगे और ए बी नीचे आ जाएंगे। ठीक है, एक ये प्लेन हो जाएगा। अच्छा, एक प्लेन ये हो सकता है, उससे क्या होगा, बी सी उठ के ए डी की जगह आ जाएंगे और ए डी उठ के बी सी की जगह आ जाएंगे। फिर एक जो है आपकी लाइन ये हो सकती है डायगोनल लाइन, तो उससे ए और सी अपनी जगह पे सेम रहे, अपनी जगह पे वैसे ही रहेंगे और डी और बी आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह आप एक लाइन ये ले सकते हैं कि जिसमें बी और डी सेम रहेंगे और ए और सी रिप्लेस हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये जो क्या नाम है, 3 रोटेशन और 1 2 3 4 रिफ्लेक्शन लेके आप C4V जो है वो ग्रुप आप जो है अमीन बना सकते हैं। तो ये C4V, V स्टैंड फॉर द वर्टिकल, तो वो आप बना सकते हैं और उसके जो है वो ग्रुप की जो वो होता है कैरेक्टरिस्टिक टेबल वगैरह वो सारा आप जो बना लें। इसी तरीके से आप एक हों। यस सर, इसको हमने अपनी तरफ से लेट सपोज आइडेंटिटी को हमने आइडेंटिटी तो डायगोनल 1 1 होना चाहिए बाकी, हाँ लेकिन हाँ, रिलेशन 1 को सर हम मतलब 0 0 के अलावा कोई नंबर भी दे सकते हैं ना, या नहीं? देखो दे लो, लेकिन बात यह है कि अब नंबर अदर देन जीरो कोई मुश्किल हो जाएगा। दोगे तो वो एक तरह के, जब तुम बाद में मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो तुम्हें मल्टीप्लाई होके वो एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा, तो वो तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? तुम सिमेट्री तोड़ रहे हो ना। ये मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तुम्हारे सिमेट्रीज को भी तो को भी तो रिफ्लेक्ट कर रही हैं ना, समझ रहे हो? यस सर, सही है। इस वजह से तो अब आपने ये कहा कि देखिए ये आपने स्क्वायर के लिए किया, इसी तरह का आप मुझे करके दिखाइए। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ये ग्रुप की जो ऑपरेशन है हम उसको मैट्रिसेस में या मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ट्राइंगल के लिए मुझे आप करके दिखाइए कि आप इसको ए बी सी जो है कह दें। यहाँ पे हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स था, यहाँ हमारे पास 3x3 का आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ए बी सी करें, 3 आपके पास जो है वो आ जाएंगी, रोटेशन आ जाएंगी, ए बी, ए इधर गया फिर बी हो गया, दो दो और रोटेशन आ जाएंगी, और उसके अलावा आपके पास कुछ जो है वो रिफ्लेक्शन आ जाएंगी। उसकी आप मुझे मैट्रिक्स फॉर्म आप लिख के दिखाइए, ठीक है? अच्छा, अब सर ये जो होती है ना, इवन एक चीज़ मैं आपको और मैं बता दूं कि आप इसमें ज़ीरोज़ का इजाफा करके आप